तो सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं और फिर टॉपिक शुरू करेंगे। आज ही टॉपिक शुरू करेंगे, पहले एक बार सिलेबस से आपको परिचय करा दे। लिखा है आर्थिक अवधारणाएं एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, यानी इकोनॉमी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं और इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं दो शब्द आपको डिफाइन कर दूं। दो शब्द क्या है कि एक तो अर्थशास्त्र क्या होता है और अर्थव्यवस्था क्या होती है। यह पहले जान लेना जरूरी है, ना एक डायलेमा टाइप का बना रहता है। अर्थशास्त्र एक सिद्धांत होता है, ठीक है, सीमित साधनों से असीमित साध्यों को प्राप्त करने के लिए चयन का सिद्धांत सिखाता है। यानी अर्थशास्त्र एक सिद्धांत है और इसी अर्थशास्त्र के सिद्धांत को जब हम अपनी आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए उपयोग करते हैं, व्यवहार में लाते हैं, तो उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, और अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र की हो सकती है, जैसे भारत क्षेत्र की, तो हम इसको इंडियन इकोनॉमी कहते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब एक दूसरे एग्जाम्पल से मैं इस बात को वेरीफाई करूं। आप सभी जानते हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। यह सिद्धांत है, यह साइंस है, विज्ञान है, लेकिन इसी सिद्धांत का उपयोग करके रॉकेट बनाया गया। इसी का एप्लीकेशन फॉर्म है, रॉकेट है। उसी तरीके से अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का उपयोग करके जब हम किसी क्षेत्र की आर्थिक समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, तो वह उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के नाम से जानी जाती है, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था बोलते हैं आप। तो एक बात क्लियर रहे, अर्थशास्त्र जहां सैद्धांतिक पहलू को दर्शाता है, वहीं अर्थव्यवस्था उसके व्यवहारिक पहलू को दर्शाता है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था यहां लिखा जरूर होता है, लेकिन मूल रूप से आपके एग्जाम में कोई अर्थशास्त्र के सिद्धांतिक चीजों को कोई यूज नहीं होता है ज्यादा, और इंडियन इकोनॉमी ही पढ़ी जाती है और साथ में राजस्थान की इकोनॉमी पढ़ी जाती है। तो ये पिक्चर क्लियर रहे। अब आइए, जैसे इसमें सिलेबस में लिखने का तरीका कुछ अलग है, लेकिन अगर हम एक शब्द लिख दें, बजट लिख दें, तो इसमें के बहुत सारे पॉइंट्स उसके अंदर आ जाएंगे। जैसे आप देखिए, लिखा है बजट निर्माण। तो बजट कैसे पेश होता है, पास होता है, प्रक्रिया क्या होती है। अगर संविधान में आप जाएंगे तो द यूनियन, संघ, भाग 5, और उसमें जो सेकंड चैप्टर है उसका विधायी चैप्टर है, उसमें आर्टिकल 107 से लेकर के 117 संघ के वित्तीय प्रावधान। ठीक है, आर्टिकल 107 से लेकर 117 तक संघ के वित्तीय प्रावधान दिए गए हैं, और इसी में सारे प्रोसेस होता है कि बजट का कैसे निर्माण होता है, बजट कहां पेश होता है, कैसे पास कराया जाता है, लेखानुदान क्या होता है, प्रत्यानुदान क्या होता है, अपवादानुदान क्या होता है, अनुपूरक अतिरिक्त अधिक अनुदान क्या होता है, प्राक्कलन क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, संचित निधि, आकस्मिक निधि, ये सारा पोर्शंस इसके अंदर आता है। धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है, ये सारी बातें इस टॉपिक के अंदर आ जाएगी। बजट निर्माण बोलते हैं। तो ठीक, अभी मैं बैंकिंग वगैरह नहीं, फिर आकर के मैं लोक वित्त की बात कर रहा हूं। पब्लिक फाइनेंस, ये बजट के साथ ही होता है। पब्लिक फाइनेंस यानी हमारी गवर्नमेंट की जो बजट है, जो वित्त विधेयक बना करके पेश किया जाता है, उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है, वो उस लोक वित्त के अंतर्गत
होता है। वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, ठीक है, ये भी उसी का पार्ट है, टैक्सेशन का पार्ट है। तो पर्टिकुलर मेंशन कर दिया गया है कि वस्तु एवं सेवा कर। जब कोई कमीशन अपने सिलेबस में किसी टॉपिक को लिख के देती है तो इससे यह पता चलता है कि उससे वह ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकती है, ठीक है। और नहीं तो अगर इंडियन इकोनॉमी लिखी है और कुछ भी नहीं लिखा है तो आपको सारा कुछ पढ़ना पड़ता है और कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन जब वह उल्लेख करते हैं, मेंशन करते हैं, तो इसका मतलब कि यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो यहां पर जीएसटी आज के दौर में एक अप्रत्यक्ष कर में एक बड़ा सुधार था हमारे देश के लिए, और नो डाउट इसमें जानने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको खूब विस्तार से पूरी तरह से बताएंगे, ठीक है। अभी मैं केवल बजट वाली चीजों को टच कर रहा हूं एक साथ। तो ये इतनी चीजें हैं एक साथ। और देखिए फिर एक एक करके बात करें। बैंकिंग का चैप्टर है, काफी महत्वपूर्ण होता है बैंकिंग का, और इन दिनों बैंकिंग में नई नई बातें भी आई हैं। जो पुरानी सिस्टम है, सीआरआर, एसएलआर, रेपो, ओएमओ, बैंक रेट, ये सब तो ठीक है, ये सब तो हम लोग जानेंगे ही जानेंगे। लेकिन आरबीआई ने ढेर सारे पहल नए नए किए हैं पिछले पैंडेमिक 2020 में और 2021 में। उन सारी नई चीजों को इसमें शामिल करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। यानी इकोनॉमी का जो करंट अफेयर्स है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होगा, अलग से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यानी जो भी टॉपिक लेंगे उसका अपडेशन के साथ हम बेसिक और अपडेशन दोनों मिलाकर के लेंगे। तो ये रहा बैंकिंग का। आप देखिए कि राष्ट्रीय आय चैप्टर है, नेशनल इनकम, ये हर एग्जाम का प्रोमिनेंट टॉपिक होता है। राष्ट्रीय आय, इकोनॉमिक्स का प्रोमिनेंट टॉपिक होता है नेशनल इनकम, जिसमें कि हम लोग पढ़ते हैं तमाम तरीके के अवधारणाएं जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी एंड नेशनल इनकम, इस तरीके से। और आजकल नई चीजें भी इंट्रोड्यूस की गई हैं जिसको कहते हैं जीबीए कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। सकल मूल्य वर्धन बोलते हैं, जीबीए बोलते हैं, जीवीओ बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू आउटपुट। तो ये जीबीए कैलकुलेशन कैसे होता है वो सब भी हम आपको दिखाएंगे। 2015 जनवरी से ये सिस्टम लेकर के आए हैं। सवाल उठता है कि आखिर ये नया सिस्टम लाने के पीछे पर्पज क्या था। तो आपको मैं बताऊं कि दुनिया में एक अलग तरीके का राष्ट्रीय आय गणना का सिस्टम था, यूएन के द्वारा डेवलप किया गया था। और हमें अगर तुलनात्मक अध्ययन करना है और हमारा गणना का सिस्टम अलग है तो आखिर कंपेयर कैसे आप कर पाएंगे। यही वजह था 2015 में जनवरी में ये नया सिस्टम हम लोगों ने अडॉप्ट किया, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए जीबीए सिस्टम को अडॉप्ट किया। समृद्धि एवं विकास का आधारभूत ज्ञान, बड़ा कंफ्यूजन रहता है समृद्धि, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, समृद्धि और विकास। आप देखिए कि जो समृद्धि है वो क्या है, मात्रात्मक क्वांटिटी है, जिसमें हम ये बता पाते हैं कि इतने हजार करोड़ का उत्पादन हुआ या हमारी जीडीपी इतनी है। यानी इसमें क्वांटिटी को दर्शाया जाता है ग्रोथ के अंदर, समृद्धि के अंदर। जबकि विकास के अंदर मात्रात्मक क्वांटिटी और साथ में क्वालिटेटिव गुणात्मक दोनों पहलू शामिल होते हैं। क्यों कि अगर उत्पादन आप बढ़ाएंगे नहीं, ग्रोथ अगर नहीं होगा तो आप उसका न्यायपूर्ण वितरण कैसे करेंगे, ठीक है। और कैसे पता लगाएं कि विकास हुआ, तो यह कोई मेजर करने की चीज नहीं है। लेकिन हां, कुछ इस तरीके से हम लोग समझ पाते हैं कि हां इस देश में विकास हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है। वो कैसे पता चलता है? क्या लोगों की शिक्षा बढ़ रही है? क्या लोगों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हो रहा है? क्या लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा है? रहन सहन का स्तर सुधर रहा है?
अगर ये सब कुछ हो रहा है तो हम मानेंगे कि उस देश में विकास, आर्थिक विकास भी हो रहा है। पता चला कि उत्पादन बहुत हो गया लेकिन चंद हाथों में एक्युमुलेटेड है। ठीक है, थोड़े से हाथों में वो स्वामित्व तो है और बहुत सारे लोग गरीब, बेदहाल, परेशान है। तो हम ये तो बता सकते हैं कि इस देश की इकोनॉमी का उत्पादन इतना है, इतना इसका प्रोडक्शन है, बट वहां के लोगों की स्थिति क्या है? तो आर्थिक समृद्धि जहां मात्रात्मक क्वांटिटी को दर्शाता है, वहीं आर्थिक विकास मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों पहलू को दर्शाता है। 1960 से पहले जब कल्याण अर्थशास्त्र नहीं था तो उस समय आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास को सब घालमेल एक ही अर्थों में लिया जाता था। लेकिन 1960 के बाद से जब कल्याण अर्थशास्त्र का उदय होता है तो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को अलग अलग रूपों में देखा जाता है। पहले ऐसा माना जाता था कि अगर उत्पादन बहुत बढ़ जाएगा तो अपने आप ही रिस करके इनकम लोगों तक पहुंचेगी और लोगों का जीवन सुधर जाएगा, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। जरूरत सिर्फ यह है कि उत्पादन बढ़ाओ। पहले का कॉन्सेप्ट यह ही था। ठीक है, इसको ट्रिकल डाउन थियरी भी बोलते थे, टपकन का सिद्धांत बोलते थे। लेकिन बाद में समझ में आया कि केवल उत्पादन बढ़ा देने से सबके जीवन में सुधार हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सबके जीवन में सुधार करना है तो क्या करना होगा? न्यायपूर्ण वितरण करना होगा, केयर करना होगा। जो भी उत्पादन हो रहे हैं उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए तमाम स्कीम्स, कल्याण योजनाओं के माध्यम से उन तक पहुंचाना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं वे लाभान्वित हो पाएंगे। तो यह है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। ठीक है, चलिए, लेखांकन है, इसका अवधारणा, उपकरण और प्रशासन में उपयोग। एक थोड़ा सा हट करके ये दिया गया है ऑडिटिंग को, सिस्टम को लेकर के, तो इसको हम अलग से आपको पढ़ाएंगे। ये सामान्य व्यवहार में नहीं रहता है, हर सिलेबस में नहीं रहता, राजस्थान में ही दिया जाता है और कभी कभी इससे प्रश्न पूछता है। तो जो भी ऑडिटिंग के तौर तरीके हैं उन सबको बड़े संक्षेप में हम प्रश्न आने के लेवल तक का पढ़ा देंगे। स्टॉक एक्सचेंज एवं शेयर बाजार। ठीक है, कायदे से ये दोनों एक ही शब्द हैं लेकिन यहां पर तोड़ के रखा गया है। तो आप जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में शेयर बाजार का भी बहुत बड़ा रोल होता है और आजकल तो आप देख रहे हैं कि हमारा शेयर मार्केट काफी डेवलप होता जा रहा है। यह शेयर बाजार क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि मुझे कंपनी चलानी है, कंपनी बनानी है और मुझे पैसों की जरूरत है, तो अब मैं या तो बैंक से जाके उधार लूं तो मुझे भारी ब्याज चुकाना पड़ेगा। एक ऐसा सिस्टम हो जाए कि जहां पर मैं अपनी कंपनी का हिस्सेदारी भी बेच करके, कुछ हिस्सेदारी बेच करके अब पैसे जुटा लूं और उससे अपने कंपनी का विस्तार करूं। इसके लिए एक प्लेस बनाया गया जहां मैं अपनी कंपनी का हिस्सेदारी, शेयर बेच करके, इक्विटी शेयर बेच करके अब पैसे जुटा सकते हैं। और आपको भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। क्यों? कि आप बैंक में जमा करते हैं तो इस समय 3 से 3.5% का इंटरेस्ट है, कोई खास गेन नहीं होता वहां पर। अगर हम किसी बिजनेस में, कंपनी के शेयर में पैसे लगाते हैं और कंपनी ग्रो करती है तो हमारा पैसा भी ग्रो करता है। ठीक है, यह फंड मोबिलाइजेशन का बहुत अच्छा तरीका है। आप थोड़े थोड़े पैसे लेके बैठे हुए हैं, इससे आप कोई अपनी कंपनी तो चला नहीं सकते, आप खुद बिजी हैं। लेकिन हां, आप अपने पैसे को कहीं लगा करके पैसे को बढ़ाना चाहते हैं और साथ में अपना काम करते रहना चाहते हैं। इसी के लिए शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट लाया जाता है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स और निफ्टी, इस तरीके की चीजें यहां पर वर्ड देखने को मिलेगा। टर्मिनोलॉजी ही इसमें चैप्टर में होता है और यह जानना बहुत जरूरी होता है। इस इकोनॉमी पढ़ने का मतलब है कि शेयर मार्केट के जितने टर्मिनोलॉजी हैं, सारा तो नहीं लेकिन जो मेजर टर्मिनोलॉजी जो व्यवहार में हमेशा यूज होते हैं, उन सबको हमें जानना चाहिए। राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। आप देखिए कि हमारी सरकार
फिस्कल पॉलिसी जारी करती है, राजकोषीय नीति जारी करती है। मतलब क्या, ये जो बजट होता है, पेश की जाती है, तो बजट एक माध्यम है, साधन है। ठीक है, बजट एक साधन है और साध्य क्या है? ये साधन है सरकार का। इस बजट के अंदर होता क्या, कहां कहां से इनकम प्राप्त होगा इसका अनुमान होता है, और ये दूसरा लिखा है व्यय, एक्सपेंडिचर कहां कहां पर होगा इसका अनुमान दिया होता है। अगर आय की तुलना में व्यय ज्यादा है तो उधार के द्वारा भी मैनेज किया जाता है। तो ये तो रहा बजट के अंदर। दूसरी चीज, साध्य क्या है? साध्य क्या है, एंड क्या है, अचीव क्या करना है? तो अचीव करना है उच्च समृद्धि की दर, उच्च आर्थिक समृद्धि की दर। उच्च आर्थिक समृद्धि की दर क्या होता है मैं अभी डिफाइन कर रहा हूं। और गरीबी बेरोजगारी का समाधान, गरीबी बेरोजगारी का समाधान, और आंतरिक तथा बाह्य अर्थव्यवस्था में संतुलन, यानी विदेशों और देश की अर्थव्यवस्था में संतुलन। ठीक है, और क्या है? महंगाई पर नियंत्रण, महंगाई पर नियंत्रण, यानी मूल्य स्थिरता, मूल्य स्थिरता। ठीक है, तो देखिए यह साध्य है और यह साधन है। अब मैं राजकोषीय नीति क्या होता है तो आपको बताता हूं। सरकार अपने बजट प्रावधानों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में उच्च समृद्धि की दर, गरीबी बेरोजगारी का समाधान, आंतरिक एवं बाह्य आर्थिक स्थिरता तथा कीमत नियंत्रण के लिए जो पॉलिसी, जो नीति अपनाती है, जो तरीका अपनाती है, उसको हम राजकोषीय नीति कहते हैं। तो आप देखते हैं कि सरकार बजट के अंदर कहां से पैसे आए, किन किन स्रोतों से, उसके लिए प्रोग्राम करती है। प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, उसका रेट तय करती है, कुछ छूट देती है, प्रोत्साहित करती है। तो ये तो हुआ सोर्स ऑफ इनकम। और दूसरा क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, अब उन पैसों को कहां कहां खर्च किया जाए ताकि विकास को गति मिल सके, इकोनॉमी को गति मिल सके। तो सरकार प्लान तैयार करती है कि हमें महिलाओं के विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए, वृद्धों के कल्याण के लिए, ठीक है, और SC ST वर्ग के कल्याण के लिए कैसे उनको समावेशी विकास उनका किया जा सके, कैसे उनको प्रमोट किया जा सके, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, कैसे उद्योग धंधे डेवलप हो, कैसे कृषि क्षेत्र डेवलप हो, इन सब के लिए योजनाएं बनाती है। तो ये हुआ व्यय के क्षेत्र। अब बाय द वे, अगर आय की तुलना में व्यय ज्यादा है तो उधार से मैनेज करती है, उसको हम लोग राजकोषीय घाटा कहते हैं। ठीक है, चलिए अभी मैं थोड़ा सा आपको एक शब्द सिखाना चाहता हूं। बार बार आप सुनते हैं, इसी पर चर्चा होती है। सरकार एक तरफ लक्ष्य रखती है, विपक्ष एक तरफ अगर नहीं अचीव होता है तो काफी क्रिटिसाइज करती है। वो क्या है? उच्च आर्थिक समृद्धि यानी GDP ग्रोथ रेट। ठीक, माना कि हमारे देश का GDP यानी एक वित्त वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम GDP कहते हैं।
सिंपल समझिए, जब चैप्टर राष्ट्रीय आय का पढ़ाएंगे तब वहां विस्तार से, यानी एक वित्त वर्ष में हमारी घरेलू सीमा में जितनी नई वस्तु बने और जितनी उसका मूल्य और जितनी नई सेवा सृजित हो उसका मूल्य को जोड़ करके हम निकालते हैं जीडीपी। मान लिया कि 100 रुपए है, ठीक, माना कि 100 रुपए है। अब हम चाहेंगे कि हाई ग्रोथ यानी 10% सपोज करिए कि दर से ये बढ़े, यानी अगली साल 110 रुपीज का हो जाए। इस साल 100 रुपए का उत्पादन है, 10% ग्रोथ रेट होगा तो अगली साल 110 रुपए का उत्पादन होगा। और ऐसा होने से क्या होता है, क्यों जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए हम लोग इतना प्रयत्नशील होते हैं? इसका मतलब कि 10 रुपए का और ज्यादा उत्पादन होगा और उसके उत्पादन में लोगों के हाथों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, जब रोजगार मिलती है तो निर्धनता वैसे दूर हो जाती है, देश का उत्पादन बढ़ता है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर सरकार को जब 100 रुपए का उत्पादन था तो 10 रुपए टैक्स मिलता था, अगर 110 रुपए का उत्पादन होगा तो बिना किसी चेंज के अब सरकार को 11 रुपए का टैक्स मिलेगा। 11 रुपए का टैक्स मिलेगा। 100 रुपए पर अगर 10 रुपया मिलता है तो 110 रुपए पर 11 रुपए मिलेगा। पिक्चर क्लियर है? यानी सरकार को रेवेन्यू, राजस्व ज्यादा मिलेगा। ज्यादा मिलेगा तो सरकार क्या करेगी? राजस्थान के दूर दराज के इलाकों में सड़क लेकर जाएगी, बिजली लेकर जाएगी, दूर संचार लेकर जाएगी। ठीक है, वहां के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रबंध करने में सफल होगी। तो कहने का मतलब है कि जब हमारे देश का उत्पादन तेज गति से बढ़ता है तो जहां लोगों को रोजगार मिलता है, गरीबी दूर होती है, वहीं पर सरकार के राजस्व बढ़ने से सरकार लोगों के कल्याण के लिए नई नई योजनाएं ला पाती है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जीडीपी ग्रोथ रेट क्यों ऊंचा होना चाहिए, क्यों सरकारें इसको ऊंचा रखने के लिए ज्यादा प्रयास करती हैं और नहीं हो पाने पर क्यों विपक्ष इसकी आलोचना करती है। यह पिक्चर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए, तो हम बात कर रहे थे आपसे राजकोषीय नीति, और इसी तरीके से इसी तर्ज पर बात करें मौद्रिक नीति। मॉनेटरी पॉलिसी, ये क्या है? ये कौन लाता है? ये हमारी देश की केंद्रीय बैंक आरबीआई लाती है। ये क्या करती है? इसका साधन क्या है? इसका साधन है, मीन्स जिसके थ्रू इसका साधन है साख। साख मतलब होता है क्रेडिट होता है, यानी लोन होता है, और दूसरा होता है मुद्रा। ठीक है, ये इसके साधन है। और इसके साध्य क्या है? ठीक है, 3 बातें। एक, मूल्य स्थिरता यानी इन्फ्लेशन कंट्रोल, मूल्य स्थिरता, प्राइस कंट्रोल। ठीक है, दूसरा है विनिमय दर, विनिमय दर स्थिरता। ये क्या होता है? आप सभी सुनते हैं $1 बराबर 73 रुपए, $1 बराबर 74 रुपए। इसको विनिमय दर कहते हैं, एक्सचेंज रेट कहते हैं। ठीक है, अगर हमारा रुपया टूटता है, मींस अगर ये नीचे जाए तो भी हमें प्रॉब्लम होती है, और अगर ज्यादा महंगी हो जाए तो भी हमें प्रॉब्लम होती है। ठीक, इसको बैलेंस रखना पड़ता है, और हमारी आरबीआई इसको बैलेंस रखने की कोशिश करती है। इसीलिए हम इसको लिख रहे हैं विनिमय दर स्थिरता, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये विदेशी मुद्रा के साथ भारतीय रुपए का विनिमय दर, एक्सचेंज रेट को मैनेज करने का काम भी आरबीआई करती है।
और तीसरे नंबर पर आर्थिक समृद्धि दर को तेज करना। ठीक है, जरा सीखिएगा, मैं कुछ प्लानिंग के साथ लिखा हूं। जहां हम सरकार के लिए लिखे थे मूल्य स्थिरता, सबसे नीचे लिखे थे महंगाई पर नियंत्रण। ठीक है, और उच्च आर्थिक समृद्धि की दर हमने सबसे ऊपर लिखा था। सरकार हमेशा चाहती है कि इकोनॉमी का ग्रोथ रेट ऊंचा हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, गरीबी दूर हो, ठीक, और रेवेन्यू मिले, ताकि हम कल्याण का काम कर सके। और तभी तो 5 साल बाद हम बता पाएंगे कि हमने आपके लिए क्या क्या किया। नेक्स्ट टाइम के चुनाव में आप हमको वोट दीजिए। तो सरकार का फोकस पॉइंट यह होता है कि ग्रोथ रेट ऊंचा होने से हम अपनी जनता के लिए कुछ कर पाएंगे, और उसी के बेसिस पर इस लोकतंत्र में जब चुनाव हो तो हम वोट मांग पाएंगे। जबकि आरबीआई पहले फोकस किस बात पर करती है? मूल्य स्थिरता, कीमत स्थिरता, यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो, महंगाई को कंट्रोल रखो। दूसरा, विनिमय दर को कंट्रोल रखो। तीसरे नंबर पर है यह कि अगर यह महंगाई कंट्रोल है तो आरबीआई ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए भी ब्याज दर सस्ता करती है। तो ये 3 बातें। अब मैं इसको मौद्रिक नीति बताऊं। पहले मौद्रिक नीति क्या होता है, तो देखिए ये लिखा है, आप बहुत अच्छे से अपने आप डिजाइन कर सकते हैं। केंद्रीय बैंक आरबीआई मुद्रा और साख का विनियमन कर। विनियमन क्या होता है? रेगुलेशन क्या होता है? विनियमन क्या होता है? जरूरत पड़े तो बढ़ा दो, जरूरत पड़े तो घटा दो, विनियमन कहते हैं। विनियमन का मतलब कंट्रोल ही नहीं होता है। तो ये तो आरबीआई मुद्रा और साख का विनियमन कर रेगुलेट करके अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता, विनिमय दर स्थिरता, ठीक है, विनिमय दर स्थिरता और आर्थिक समृद्धि दर तेज करने के लिए जो पॉलिसी, जो नीति बनाती है, उसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति और इस मौद्रिक नीति में वह इंस्ट्रूमेंट, उपकरणों का उपयोग करती है। बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। तो ये सारे उपकरणों का उपयोग करके आरबीआई आवश्यकता के अनुसार मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ाती है या घटाती है। जब बढ़ाती है जब मंदी की स्थिति होती है, और जब महंगाई की स्थिति होती है तो मनी फ्लो को कंट्रोल करती है। सब मैं पढ़ाऊंगा, चैप्टर लूंगा। आज फर्स्ट डे है, आपको जोड़ना चाह रहे हैं, सिलेबस के साथ जोड़ना चाह रहे हैं कि किसमें क्या पढ़ाई होती है। इतना ही है, ये मत समझिएगा इतना बता के छोड़ दिए। फर्स्ट डे आप पूरा सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि पूरा आज ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तब फिर मैं एक एक टॉपिक उठाऊंगा और एक एक करके खूब विस्तार से आपको टीचिंग करेंगे, ठीक। चलिए, तो ये रहे मौद्रिक नीति और वो था राजकोषीय नीति। तो एक छोटा प्रश्न बनता है कि राजकोषीय नीति डॉलर प्राइस रुपीज से कम कैसे हो सकता है गुरुजी? ठीक है, भुवनेश शर्मा जी, हम अभी देख नहीं रहे थे, अब देखना शुरू कर रहा हूं आप लोगों का कमेंट। देखिए, ये प्रश्न ऐसा है कि हम लोग जब दुनिया से इंपोर्ट ज्यादा करते हैं तो हमें डॉलर की जरूरत पड़ती है, तो हम डॉलर की मांग करते हैं। ज्यादा डॉलर की मांग करने की वजह से ही डॉलर का मूल्य हमारे रुपए की तुलना में बढ़ती है। अगर कल को ऐसा हो जाए कि हम दुनिया से बहुत कम सामान खरीदे और डॉलर की मांग कम कर दे, और दूसरी तरफ हमारी वस्तुओं को दुनिया में ज्यादा एक्सपोर्ट हो और दुनिया वालों को हमारी जरूरत ज्यादा हो, तो ऐसी सिचुएशन में यह बाजी पलट सकती है, यह बाजी पलट सकती है, ठीक है।
आप देखिए कि कभी बराबर हुआ करता था, $1 बराबर ₹3 हुआ करता था, लेकिन लगातार इसमें गिरावट इसलिए आया कि हम दुनिया से ज्यादा सामान इंपोर्ट करते रहे और डॉलर की डिमांड करते रहे। उसमें एक सबसे बड़ा आइटम क्या है, जो क्रूड ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है। अब उसका विकल्प ये हो सकता है, अब तत्काल तो हम लोग रोक नहीं पाएंगे सारा का सारा, लेकिन हां, अगर हम दूरगामी नीति को लेकर चलें, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर है, विंड है, हाइड्रो है, ठीक है, और देश के अंदर भी हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल हैं उसको एक्सप्लोर करें, निकालें, तो हमारी विदेशी निर्भरता कम होगी। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि गन्ने से, ठीक है, शुगर केन, उससे एथिल अल्कोहल निकाल करके गैसोहॉल बना रहे हैं, यानी उसी डीजल में पेट्रोल में मिलाने का काम कर रहे हैं। 5%, 10%, आगे और लक्ष्य है। ऐसा करेंगे तो इतना कम से कम इंपोर्ट कम होगा। तो जितना ही हम विदेशों से इंपोर्ट कम करेंगे, उतना ही हमारी डॉलर पर डिपेंडेंसी कम होगी, और कम होने का मतलब है कि हमारा रुपया ठीक रहेगा। दूसरी चीज, सोना, गोल्ड भी हम बड़े पैमाने पर विदेशों से इंपोर्ट करते हैं, जबकि हमारे देश में तमाम सोने का स्टॉक भरा हुआ है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, सोना के रूप में संचय करते हैं। जब सोने का इंपोर्ट करेंगे आप गोल्ड का, तो आपको विदेशी मुद्रा में डिमांड करनी पड़ेगी। अगर हम अपने देश के रखे हुए सोने को ही मार्केट में ला दें, मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी का सोना छीन करके, नहीं, जैसे आप बात आती है कि मंदिरों में सोना बहुत पड़ा हुआ है, तो मंदिर ट्रस्ट को अपना सोना की वैल्यू उनके नाम में ही रहेगा, केवल वो रिलीज कर दे ताकि मार्केट की जरूरतें पूरी की जा सके, उसके ओनर वो बने रहे। छीनने की बात नहीं कि मंदिर की संपत्ति छीन लो, नहीं। हां, मंदिर में जो रखा हुआ है उसको उनके नाम में उनको रजिस्टर करके मार्केट में चला दिया जाए, जो बढ़े पैसा आए वो भी मंदिर को ही दिया जाए। बस केवल क्या है, हमारा इंपोर्ट पर निर्भरता कम हो जाए। हम पीछे कोयले का आयात करते थे, जबकि हमारे देश में कोयले का भी भंडार बहुत सारा है। हमें जरूरत है कि हम खुद से करें, नहीं कर सके तो विदेशियों को बुलाएं, निवेश करवाएं और अपने देश के कोयले का उत्पादन बढ़ाएं, जैसा कि अभी किया गया है। पढ़ाऊंगा आपको, कोयले का मार्केटाइजेशन, कमर्शलाइजेशन किया गया है, ठीक है, कैसे किया गया बताऊंगा। तो ये सारे तरीके हैं जब आप डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करके अपने रुपए को मजबूत बना सकते हैं। लेकिन दूसरी समस्या शुरू होगी, जब हमारा रुपया मजबूत होगा तो हमारे निर्यातक को समस्या होगी, लेकिन निर्यातक को समस्या होगी तो उसका समाधान यह है कि उनको सुविधा दिया जाए ताकि उनकी लागतें कम हो और फिर भी प्रॉफिटेबल बने रहे, तो यह सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो भुवनेश शर्मा जी, अगर आपके प्रश्न का उत्तर मिला हो तो कुछ उधर से कमेंट और भी लिख दीजिए कि हां समझ में आया या ठीक है, बात क्लियर हुई। भुवनेश शर्मा जी, ठीक है, चलिए। तो हम लोग यहां पर अभी बात कर रहे थे राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां। यहां लिखा है सब्सिडी। सब्सिडी, अब देखिए कि सरकार सब्सिडी देती है। पहले मैं एक बार सब्सिडी समझा दूं, कई बार लोग शुरुआत करते हैं तैयारी की और इन शब्दों से परिचित नहीं होते हैं। बाय द वे, सब्सिडी का मतलब है कि सरकार द्वारा दी गई सहायता, ठीक है, सरकार द्वारा दी गई सहायता। यह सहायता कई रूपों में हो सकता है। आप पूछेंगे कि कैसे कैसे होता है सर, तो आप सब राजस्थान से हैं, वहां पर गेहूं का अच्छा उत्पादन होता है। सरकार एमएसपी पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसानों से गेहूं खरीदती है, ठीक है। पिछले साल का 1975 रुपया पर क्विंटल एमएसपी था, ठीक। अब हो सकता है कि मार्केट में 1500 रुपए का रेट हो,
और सरकार किसान से कितने का खरीद रही है? 1975 का, यानी 475 रुपया एक्स्ट्रा दिया ताकि किसान को जब अच्छा पैसा मिले तो वह खेती के लिए आगे आएगा। एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका हुआ, जो राशन की दुकान होती है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, पीडीएस बोलते हैं आप, कोटा बोलते हैं, राशन की दुकान बोलते हैं, फेयर प्राइस शॉप बोलते हैं शहरों के अंदर। वहां पर आजकल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार 2 रुपया केजी का चावल और 3 रुपया केजी का गेहूं और 1 रुपया केजी के मोटे अनाज, ज्वार बाजरा। अब पता चला कि आपको मालूम है कि वो गेहूं जो सरकार खरीद के लाई है और वहां से बेचने जा रही है, पता चला कि 30 रुपए से ज्यादा का खर्चा है और आपको कितने में दिया जा रहा है? 2 रुपये का गेहूं। 1 केजी पर लगभग 28 रुपये आपको सपोर्ट दिया जा रहा है। तो यह है आर्थिक सहायता, ठीक है। तो कहने का मतलब कि चाहे वो गेहूं एमएसपी पर खरीदारी हो, चाहे इस तरीके से सामान सस्ते दर पर दिया जाए, और तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा हो सकता है कि डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आपको किसी वस्तु की कम दर पर उपलब्ध कराया जाता है। मान लीजिए कि सामान 20 रुपया का है, आपसे कहा गया कि आप मार्केट में 20 का खरीदो, हम आपको 15 रुपये आपके खाते में डाल देंगे, यानी रियल में आपको कितने का पड़ा? 5 रुपये का पड़ा, ठीक है। खरीदा आपने 20 का, लेकिन 15 रुपये आपके खाते में सरकार ने डाल दी। तो इस तरीकों से सरकार लोगों की सहायता करती है, ठीक है। इसी को सब्सिडी कहते हैं। अब सवाल उठता है कि सबसे ज्यादा सब्सिडी कहां दी जाती है? खाद्यान्न पर। खाद्यान्न पर सब्सिडी सबसे ज्यादा दी जाती है। दूसरे नंबर पर उर्वरक पर, फर्टिलाइजर पर दी जाती है, और तीसरे नंबर पर पेट्रो उत्पाद पर दी जाती है। पेट्रो उत्पाद का मतलब है एलपीजी के ऊपर, ठीक है। केरोसिन पर दे रही थी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ कम कर रही है सरकार, तो यहां पर सब्सिडी देती है। अब सवाल उठता है कि सब्सिडी देने से सरकार के ऊपर क्या असर पड़ेगा सर? तो सरकार का व्यय बढ़ जाता है, राजस्व व्यय, राजस्व घाटा बढ़ जाता है। इससे सरकार को परेशानी भी होती है। और दूसरी परेशानी क्या है कि जिसको दिया जाना चाहिए, पता चला दूसरे लोग मिसयूज कर लेते हैं। गरीब की सब्सिडी अमीर चुरा लेता है। भ्रष्टाचार और लीकेज की वजह से इसका भी समाधान ढूंढने की जरूरत है। इसके लिए सरकार क्या क्या उपाय कर रही है, ओपीटी का प्रश्न होता है, ठीक है। चलिए, लोक वितरण प्रणाली वही है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको कहते हैं, पीडीएस कहते हैं, राशन की दुकान। अभी देखिए कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड का कॉन्सेप्ट आया 2020 में। शुरू में थोड़ा एक्सपेरिमेंटल था, बाद में पूरे देश में अब जून 2021 से लागू हो रहा है। तो इसके बारे में सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स है। आज के डेट में ई कॉमर्स बहुत ही चर्चा का विषय है। ई कॉमर्स होता क्या है? जब हम कोई खरीद बेच डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से करते हैं तो इसको ई कॉमर्स कहा जाता है। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक तरीका है कि मुझे यह पेन खरीदना है, मैं जाऊं दुकान पर से खरीद कर लेके आऊं। यह ट्रेडिशनल सेल परचेज ट्रेडिंग का तरीका है। और एक है कि मैं अपना मोबाइल उठाऊं और इसमें किसी कंपनी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मापतोल, कोई भी इस तरीके की कंपनी का ऐप पर जाकर के, उसके वेबसाइट पर जाकर के, और मैं इसको सर्च करूं कि कौन सी कंपनी कितने रेट की दे रही है, और फिर मैं ऑर्डर प्लेस करूं ऑनलाइन ही, और इस तरीके से मैं खरीदता हूं। ये होता क्या है?
अभी हमने आपसे डिस्कस किया कि ई कॉमर्स क्या होता है। तो जैसे कोई कंपनी है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म फैसिलिटी क्रिएट करती है और उस पर जिन मैन्युफैक्चरर्स के अपने प्रोडक्ट हैं वो जाकर के उस पर रजिस्टर करते हैं, अपना अपना सामान रजिस्टर कर दिया और हम सब कंज्यूमर उस प्लेटफॉर्म पर जाकर के उन प्रोडक्ट को सर्च करके जो हमको पसंद आता है, जो हमारे प्राइस हमारे अकॉर्डिंग होता है, उसको हम लेते हैं। तो जो कंपनी थी उसने क्या किया कि उस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया, उसका अपना कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, वो अन्य कंपनियों के उत्पाद को वहां पर रजिस्टर करा जाता है और हम कंज्यूमर वहां से खरीदते हैं। वो केवल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, उस प्लेटफॉर्म का बदले में कमीशन लेती है। ठीक, तो जैसे माना कि अमेजॉन है, लेकिन इसमें भी दो तरीके के ई कॉमर्स होते हैं। एक होता है मार्केट प्लेस मॉडल, मार्केट प्लेस ई कॉमर्स मॉडल, ई कॉमर्स मॉडल, और दूसरा होता है इन्वेंट्री ई कॉमर्स मॉडल, ई कॉमर्स मॉडल। मार्केट प्लेस ई कॉमर्स मॉडल, इन्वेंट्री ई कॉमर्स मॉडल। एक सेकेंड, थोड़ा कोई क्वेश्चन है? कोई जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं अभी मैं जवाब दे लेता हूं, तो फिर थोड़ा सा यहां पढ़ाना शुरू करते हैं। जैसे देखिएगा, अगर बाकी करेंसी डॉलर की तुलना में नीचे जाए या ऊपर जाए, अपेक्षा विश्व को यह है कि कोई जानबूझकर इसको ऊपर नीचे ना करे। नेचुरल बेसिस पर, स्वाभाविक तौर पर यह विनिमय दर तय होना चाहिए। जब कोई देश अपनी करेंसी की वैल्यू जानबूझकर नीचे करने की कोशिश करती है, ये और फिर दूसरी कंट्री वो भी जानबूझकर नीचे करती है, इसको कहते हैं करेंसी वॉर कहते हैं। यह अच्छी चीज नहीं है। वर्ल्ड कम्युनिटी इसका विरोध करती है। स्वाभाविक रूप से विनिमय दर तय होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं ये टॉपिक कंटिन्यू कर रहा हूं, बीच बीच में इधर उधर बोलेंगे तो दूसरे लोगों को थोड़ा ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगी, तो मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लूं। जैसे ई कॉमर्स है दो तरीके का, मार्केट प्लेस ई कॉमर्स और इन्वेंट्री ई कॉमर्स मॉडल। मतलब क्या, माना कि एक्स कंपनी है, अमेजॉन कहिए, फ्लिपकार्ट कहिए, मैं कंपनी एक्स बोल रहा हूं। इसने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां पर सेलर अपने सारे प्रोडक्ट अलग अलग सेलर अपने प्रोडक्ट रजिस्टर्ड कर रहे हुए हैं और हम सब बायर जाकर के यहां पर ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। इस एक्स कंपनी जिसने प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, उसका अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो इसको हम मार्केट प्लेस ई कॉमर्स मॉडल कहेंगे। और यहां क्या है, कोई कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कल तक वो बनाती थी और होलसेलर को अपने शहर के देती थी, वो आगे रिटेलर को देता था। अब उसके मन में आया कि जमाना डिजिटल का है, ऑनलाइन का है, तो वो क्या किया, अपना खुद का ही एक ऐप डिजाइन किया, कोई वेबसाइट डिजाइन किया, कुछ भी हो सकता है, ऐप बनाइए, वेबसाइट बनाइए, ठीक है, और इसके थ्रू ये अपना सामान बेच रहा है और हम और आप खरीद रहे हैं। कहने का मतलब कि खुद का उसका प्रोडक्ट है, उसने ही अपना ऐप बनाई और अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन पूरे बेच रहा है, तो इसको हम कहेंगे इन्वेंट्री मॉडल। उत्पादक का खुद का ही प्लेटफॉर्म है जो सीधे बेच रहा है, इसको इन्वेंट्री मॉडल कहते हैं। लेकिन हमारे देश में मार्केट प्लेस ई कॉमर्स में विदेशियों को परमिशन है 100% एफडीआई, 100% एफडीआई। अब 100% एफडीआई का मतलब क्या है, वो भी ऑटोमेटिक रूट है। ऑटोमेटिक रूट
ठीक है, ऑटोमेटिक रूट। इसका मतलब क्या है? जैसे विदेशी निवेश करने आते हैं, इन्वेस्टमेंट, निवेश, तो ये दो तरीके का होता है। एक को कहते हैं हम एफडीआई और एक को कहते हैं हम एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और एफपीआई में अंतर क्या है? अगर जो इन्वेस्टर्स किसी शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी का 10% या उससे ऊपर किसी एक कंपनी का शेयर खरीदता है तो इसको एफडीआई बोलेंगे, और अगर वह 10% से नीचे खरीदता है तो उसको एफपीआई बोलेंगे। 10% एंड अबव परचेज करने का मतलब है कि बड़ा शेयर ले रहा है, लंबे समय तक बिजनेस करने का इंटेंशन है, इस वजह से ही वह बड़ी शेयर्स खरीद रहा है, बड़े हिस्सेदारी ले रहा है, तो वह एफडीआई। अगर 10% से कम है तो वह एफपीआई, कभी भी बेच के जा सकता है, कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट उसमें नहीं रख रहा है, केवल लाभ तत्काल की अपेक्षा है उसको। तो ये रहा एफडीआई। अब जब एफडीआई के अंदर भी ऐसा होता है कि कुछ एरिया हो जो रिस्ट्रिक्टेड हो, आप निवेश नहीं कर सकते, और कुछ एरिया है जो परमिशन है कि हां आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जो परमिशन एरिया है वो भी दो भागों में बटा होता है। एक प्रीवर परमिशन गवर्नमेंट से लीजिए आप, और एक होता है ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट मतलब क्या? ऑटोमेटिक रूट का मतलब है कि आप निवेश करने से एक महीना पहले आरबीआई को इन्फॉर्म कर दीजिए और उसके बाद निवेश कर लीजिए। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्वतः अनुमोदन। तो मार्केट प्लेस ई कॉमर्स मॉडल के अंदर ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई की परमिशन है। हम ऐसा क्यों करते हैं? हम इन्हें प्रमोट करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं, स्टोरेज फैसिलिटी, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इन सब में ये पैसे लगेंगे तो ये ज्यादा अच्छे से ये मार्केट को डेवलप किया जा सकेगा। तो ये रहा आपका ई कॉमर्स। ठीक है, अभी अभी सरकार ने इसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया है, ठीक है, ताकि इनको रेगुलेट किया जा सके, और उस ड्राफ्ट को इशू किया है। उसमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान, जो समस्याएं थी उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की है, और इनको गाइडलाइन देगी। अभी इशू नहीं हुआ है, केवल ड्राफ्ट आया है। जब वह लोगों की राय मिल जाएगी फिर फाइनल बना करके रूल्स लाए जाएंगे। ठीक है, तो इस पर बात करेंगे। डीपीआईआईटी इसका जो है रेगुलेटरी बॉडी होती है, माने वह निगरानी रखती है इसका। ठीक है, ये चलिए यहां दिखा रहा है मुद्रास्फीति, अवधारणा, प्रभाव एवं नियंत्रण तंत्र। ठीक है, मुद्रास्फीति अवधारणा, प्रभाव एवं नियंत्रण तंत्र। आप देखिए कि मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, महंगाई से कंसर्न है, महंगाई को कहते हैं। इसको अगर परिभाषित करें तो कैसे करेंगे? वस्तुओं तथा सेवाओं का एक निश्चित समय में औसत मूल्य, एवरेज प्राइस का, में यदि निरंतर वृद्धि की स्थिति हो तो इसको हम मुद्रास्फीति कहते हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं के एक निश्चित समय में औसत मूल्य, क्योंकि एक वस्तु का तो होता नहीं है, पूरा गुच्छा होता है, ठीक है, और उसके औसत मूल्य में जो प्राइस वृद्धि होती है, मूल्य वृद्धि होती है, उसको हम मुद्रास्फीति कहते हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? आप देखेंगे कि हमारे एक्सपोर्ट पर असर पड़ता है, हमारी सरकार के राजकोषीय घाटे को बढ़ाने पर असर पड़ता है, गरीब आदमी का जीवन स्तर और गरीब हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग
इफेक्ट दिखेंगे। और दूसरा है कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। तो कंट्रोल भी 3 तरीके से हो सकता है। एक होता है राजकोषीय नीति से, यानी गवर्नमेंट टैक्सेस के रेट वगैरह कंट्रोल करके इसको करती है, सब्सिडी देकर करती है। दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा आरबीआई करती है मेजर काम, मनी फ्लो को चेक करती है। और तीसरा है प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति। 3 बातें क्या है? एक है राजकोषीय नीति, दूसरा है मौद्रिक नीति, तीसरा है प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति। ठीक है, तो इनमें हम लोग देखेंगे कि कौन से तरीके से इन्फ्लेशन का कंट्रोल होता है। अब देखिए आर्थिक विकास एवं आयोजन। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र कृषि, उद्योग, सेवा एवं व्यापार क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति, यह हमको कैसे पता चलेगा? हमारी भारत सरकार के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे जारी किया जाता है और इकोनॉमिक सर्वे 2 लेवल पर होता है, 2 पार्ट में होता है। पहला पार्ट होता है नीतिगत बातों का और दूसरा पार्ट होता है विभिन्न क्षेत्रों के परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड शो किए जाते हैं। मतलब क्या कि एग्रीकल्चर में क्या पोजीशन है, उत्पादन का क्या है, कौन कौन से स्कीम चलाई जा रही है, तो ये सब हमको यहां से पता चलता है। इसी तरह से उद्योग का चैप्टर होता है, सर्विस का चैप्टर होता है, ठीक है, ट्रेड का चैप्टर होता है, यानी भारत किस देश को सबसे ज्यादा निर्यात कर रहा है, अमेरिका को, किस देश से ज्यादा आयात कर रहा है, चाइना को। दूसरा प्रश्न आता है कि हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा कौन सी वस्तु का एक्सपोर्ट करते हैं या सबसे ज्यादा कौन सी वस्तु का इंपोर्ट करते हैं। इन दिनों कौन सी वस्तु का इंपोर्ट बढ़ गया है? आपने देखा कि पैंडेमिक होने की वजह से लोग घरों से ही वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट डेवलप हुआ, जिसकी वजह से हर आदमी को कोई ना कोई गैजेट्स की जरूरत पड़ रही थी। ये डिजिटल बोर्ड की जरूरत हम लोगों को भी पड़ गई, जिससे लिया गया, नहीं तो फिजिकल क्लास होती थी। तो ये सारे इन इक्विपमेंट्स को परचेज करना पड़ा है, यानी इससे विदेशों से इंपोर्ट काफी बढ़ गया। ये आइटम यानी इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और ताकि एसेसरीज जो है इनका इंपोर्ट काफी बढ़ा है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न है कि हाल में किस वस्तु का इंपोर्ट काफी बढ़ गया। तो ये पैंडेमिक के कारण, वर्क फ्रॉम होम के कारण इन सब चीजों का इंपोर्ट बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरीके से फिर उसी में देखा जाता है कि हमारे देश के ऊपर ऋण कितना है, हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है। ट्रेड के चैप्टर में ये सारा डिस्कस होता है। सबसे खास बात जो प्रश्न बनाने की है इस क्षेत्र में, अब इस दौर में, अभी तक हमारे देश में चालू खाते का घाटा हो रहा था 2004 से, लेकिन पिछले साल चालू खाते का घाटा, करंट अकाउंट का डेफिसिट से बदल करके सरप्लस हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, यह प्रश्न है, यह ध्यान देने वाला प्रश्न है। चालू खाता सरप्लस हो गया वो तो ठीक है, सिंपल क्वेश्चन का उत्तर हुआ, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्या हमारे निर्यात बढ़ गए? ऑप्शन देगा निर्यात बढ़ गए। नहीं, निर्यात नहीं बढ़े, हमारा आयात घट गया था, क्योंकि देश में नेशनल लॉकडाउन था, हमें चीजों की जरूरत ही नहीं थी, जरूरत थी भी तो सब बंद था, तो हमारा आयात कम हुआ। इससे आयात निर्यात का डिफरेंस कम हो गया और इसकी वजह से हमें जो है कि चालू खाते में सरप्लस प्राप्त हुआ। ठीक है, तो 2004 के बाद यानी 17 सालों के बाद, 16 सालों के बाद अब जाकर के भारत में करंट अकाउंट में सरप्लस हुआ। तो ये ट्रेड के चैप्टर में काम आएगा। प्रमुख आर्थिक समस्याएं जो भी हैं, ग्रोथ रेट को लेकर, गरीबी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, सब कुछ, और सरकार उसमें क्या पहल कर रही है। आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण, यह एलपीजी की बात कर रहा है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन,
जो 1991 में हमारे देश में शुरू हुआ। विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग उदारीकरण की नीति अभी भी विस्तारित कर रहे हैं। विदेशी निवेश को लेकर के समय समय पर हम उदारीकृत नीति अपनाते रहते हैं और ढील देते हैं। ठीक है, इन दिनों ढेर सारे नए नए स्कीम्स लेकर के आए हैं सभी क्षेत्रों में, क्योंकि पिछले साल आत्मनिर्भर भारत और उस आत्मनिर्भर भारत का हमारे 2021 के बजट पर बहुत सारा असर है। ठीक है, जैसे PLI योजना शुरू की गई है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव बोलते हैं। बजट के अंदर क्या हुआ है, क्या कहा गया, सरकार की संपत्ति का मुद्रीकरण करना, सरकार की संपत्ति का मुद्रीकरण करना। ये कैसे प्राइवेटाइजेशन से अलग है, कैसे विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट से अलग है, डिसइन्वेस्टमेंट का लक्ष्य क्या है, इत्यादि बातें हम लोग पढ़ेंगे। मानव संसाधन एवं आर्थिक विकास। आप देखिए कि मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक यूएनओ की एजेंसी है UNDP। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये लेकर के आई 1990 में। वहां पर एक अर्थशास्त्री पाकिस्तान के श्री स्वर्गीय महबूबुल हक के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंतर्गत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया गया। वो 3 बातों पर विचार करते हैं। ये 3 बातें क्या हैं? 3 बातों पर विचार करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पहली बार 1990 में आया और इसके अंदर सूचकांक आते हैं। तो पहला सूचकांक उस समय पहली बार जारी हुआ HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और ये 3 बिंदुओं पर विचार करके बनाया जाता है। पहला है जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा। दूसरा है शिक्षा, एजुकेशन पर, और तीसरा है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। ठीक, 3 बिंदुओं पर विचार किया था। इसको हम सामाजिक आर्थिक संकेतक कहते हैं। ये दोनों को हम सामाजिक कहते हैं और इसको हम आर्थिक कहते हैं, आर्थिक कहते हैं। ठीक, सामाजिक आर्थिक कहते हैं। देखा जाना चाहिए कि कोई देश विश्व के स्तर पर तुलनात्मक अध्ययन करे तो वह इन सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर वो देश कहां पर है, इससे तुलनात्मक अध्ययन होगा। आपको अपनी स्थिति पता चलेगी, यानी उस देश को, वो देश इस मामले में अपने का सुधार करेगा, और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो भी ये जान पाएंगे कि किस देश की स्थिति बहुत बदतर है, उसको आर्थिक मदद दी जाएगी तथा अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। तो इसीलिए इसको बनाया गया था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और इसके अंदर HDI रखी गई थी। लेकिन सीधे सीधे मैं बताऊं कि 1990 के बाद 2010 में फिर इस सिस्टम में थोड़ा चेंज किया गया और आजकल लाया जाता है HDI, IHDI। ठीक है, और एक आजकल और भी नया ला दिया गया है इस बार पहली बार, जिसमें कि पर्यावरण को भी शामिल कर लिया गया है। और यह है आपका GDI, जेंडर डेवलपमेंट, महिलाओं पर विचार करता है। और ये GII है, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स बोलते हैं इसको। और यह है आपका MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। ठीक है, यहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, भारत का रैंक क्या है। ठीक है, MPI के अनुसार भारत में कितने % लोग गरीब हैं, MPI में कौन कौन से बिंदुओं पर विचार किया जाता है, MPI में कितने सब पॉइंट्स हैं। तो 3 मेन आयाम है डायमेंशन, एक है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य और तीसरा है जीवन स्तर। शिक्षा,
स्वास्थ्य और ये है आपका जीवन स्तर, इन पर विचार किया जाता है। और इसके अंदर 2 पॉइंट इसमें है, 2 पॉइंट इसमें है और इसमें 6 पॉइंट है, इसमें 6 पॉइंट है, तो कुल मिला के 10 पॉइंट है। तो ये सब यहां पर टॉपिक है, ये पूछा जाता है। वैश्विक खुशहाली सूचकांक, ये भी एक दिया गया है। गरीबी और बेरोजगारी अवधारणा, तो किसको कहते हैं निरपेक्ष गरीबी, किसको कहते हैं सापेक्ष गरीबी, अवधारणा का मतलब ये हुआ, ठीक। प्रकार है, और गरीबी की अवधारणा क्या, गरीबी क्या है, उसके बाद प्रकार है, गरीबी होने के कारण क्या है, उसके निदान क्या है, और वर्तमान फ्लैगशिप योजना है, ठीक है। तो ये सब तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, कारण और निदान, ठीक है, क्योंकि ये मेंस ओरिएंटेशन होता है, दिया जरूर गया है। बट हां, यहां पर पूछा जाता है क्या कि रंगराजन के अनुसार, सुरेश तेंदुलकर के अनुसार, या डीटी लकड़वाला, वाई के अलग, और इधर जो है कि अरविंद पनगाड़िया, इन सब ने क्या दिया, या जो है कि सापेक्ष गरीबी में गिनी गुणांक क्या होता है, लॉरेंज वक्र क्या होता है, ठीक है, क्विंटाइल क्या होता है, इस तरह की चीजें इसमें। वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत में कितने % लोग गरीब हैं, ठीक है, और इन रिपोर्टों के अनुसार कितने % लोग गरीब हैं, इस तरीके के प्रश्न का स्थिति रहती है। और वर्तमान फ्लैगशिप गरीबी दूर करने और बेरोजगारी दूर करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, तो हम पूरा आपको स्कीम से एक साथ पढ़ाएंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है, एक एक चीज बताएंगे, कोई भी स्कीम से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, वो सारा हम कंप्लीट करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान, यानी SC ST वर्ग के लिए जो चलाया गया है, जो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए, SC और माइनॉरिटी के लिए, ठीक है, उन सब के लिए जो स्कीम्स चलाए गए हैं उनके। ये आपकी राजस्थान की अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था का बृहद परिदृश्य, यानी वही चीज, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, ये सब को ही बृहद परिदृश्य के अंतर्गत रखा जाता है। इसको मैक्रो इकोनॉमी कहते हैं। थोड़ा सा शब्द आपको सिखा दें, अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटते हैं हम, एक कहते हैं माइक्रो और एक कहते हैं मैक्रो। व्यष्टि और समष्टि, व्यष्टि और समष्टि, माइक्रो एंड मैक्रो। तो यहां पर मैक्रो पर फोकस होता है, उसको बृहद अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। यानी हम विचार करते हैं पूरे देश के स्तर पर कि पूरे देश के स्तर पर राजकोषीय नीति क्या है, मौद्रिक नीति क्या है, मुद्रास्फीति क्या है, ठीक है। तो ये सब जब हम राष्ट्रीय स्तर पर विचार करते हैं तो इसको हम मैक्रो के रूप में, बृहद के रूप में जानते हैं। माइक्रो क्या है, जब हम एक फर्म के लेवल पर, एक उपभोक्ता के लेवल पर, एक प्रोडक्ट के ऊपर जब बात करते हैं तो इसको सूक्ष्म अर्थव्यवस्था बोलते हैं, तो वो माइक्रो होता है। उसका जो है, जो अर्थशास्त्र के सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं वहां पर उपयोग होता है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी के अंदर मैक्रो का उपयोग होता है। यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर इन्फ्लेशन की स्थिति क्या है, राजकोषीय स्थिति क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, व्यापार नीति क्या है, जब ये सब जानने की कोशिश किया जाए तो इसको हम मैक्रो कहते हैं, इसको हम बृहद कहते हैं। तो यही बात अब राजस्थान के लेवल पर बृहद स्तर पर जानकारी जुटाई जाएगी, वो उसके इकोनॉमिक सर्वे और बजट से हमको पता चलेगा, ठीक है। चलिए, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, इसी तरीके से जिस तरह से हम राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहे हैं उसी तरह से स्टेट के स्तर पर भी इन चैप्टर्स के थ्रू राजस्थान की पोजीशन का पता चलेगा कि वहां कृषि उत्पादन कितना है, कौन कौन सी इंडस्ट्री है, ठीक है, और सर्विस सेक्टर का क्या योगदान है, राजस्थान की जीडीपी यानी SGDP, स्टेट जीडीपी में किस सेक्टर का कितना योगदान है,
ठीक है, कहां पर क्या समस्या है, ये सब इसमें। समृद्धि विकास एवं आयोजना, यानी कि राजस्थान की सरकार कौन कौन सी स्कीम लेकर के आई है, उसका प्लानिंग क्या था, ठीक है, स्टेट लेवल पर। ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना और संसाधन। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि सड़क, बिजली, विद्युत, बिजली और दूरसंचार, रेल परिवहन, हवाई अड्डा, बंदरगाह, ठीक है। कहने का मतलब इन सब सिचुएशंस में क्या है। प्रमुख विकास परियोजनाएं जो सरकार चला रही है, राजस्थान सरकार, ठीक है, वे कौन कौन सी हैं, कहां पर हैं, क्या उसकी उपलब्धि है, कितने फंड का है। और राज्य सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं जो इन वर्गों के लिए लागू किए गए हैं, ठीक है। तो ये स्कीम्स राष्ट्रीय स्तर पर और स्कीम्स स्टेट लेवल पर। मेजर यही क्वेश्चन का विषय बनता है कि कौन कौन सी सरकार ने योजनाएं लाई है। और पेंडेमिक के दरमियान नो डाउट विशेष रूप से कई योजनाएं लेकर के आई है, और पहले से भी जो चल रहा है उन सब का अध्ययन होना चाहिए। चलिए, अब हम थोड़ा पढ़ाना शुरू करें। अभी तक तो आप लोग के ये दिखा रहा है कि बजट 2021-22 ये भारत सरकार का बजट का हिस्सा है, ठीक है। 1 फरवरी 2021 को पेश किया गया था। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट भाषण के अंतर्गत जो बातें कही थी उसी की यह समरी रिपोर्ट है, यानी जो हमारे काम की चीज है, ठीक है। इसी तरीके से राजस्थान में जो बजट पेश हुआ उसका भी हम सार प्रेजेंट करेंगे, और आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार का और आपके राजस्थान सरकार का दोनों का ही हम प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। देखिए, वित्त मंत्री के भाषण का महत्वपूर्ण अंश। देखिए, लिखा है कि आत्मनिर्भर पैकेजों ने ढांचागत सुधारों की हमारी गति को बढ़ाया। आप जानते हैं कि पिछले वर्ष आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत सभी क्षेत्रों को कुछ न कुछ पैकेज दिए गए, ताकि उस नेशनल पैंडेमिक के दरमियान सबके बिजनेस प्रभावित हुए थे, तो हर जगह कुछ न कुछ सरकार ने प्रमोशनल फंडिंग करने की कोशिश की। तो वही है, आत्मनिर्भर पैकेजों ने ढांचागत सुधारों की। अब ढांचागत सुधारों का मतलब बहुत कम लोगों को पता है। ढांचागत सुधार का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, यानी सप्लाई साइड रिफॉर्म, आपूर्ति से संबंधित सुधार। 1991 में भी हम लोगों ने यह शुरू किया था, सप्लाई साइड रिफॉर्म, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। उसी के संदर्भ में कहा जा रहा है कि कैसे देश के अंदर आपूर्ति की बढ़ावा किया जाए, उत्पादन बढ़ाया जाए, व्यापार बढ़ाया जाए, ठीक है। तो यही ढांचागत सुधारों की हमारी गति को बढ़ाना, आपूर्ति का सुधार करना। एमएसएमई का
पुनर्निर्धारण। ठीक है, आगे डिटेल से है, बस यहां पर जस्ट मैं एक बार बोल दूं, माइक्रो स्मॉल मिडिल इंटरप्राइजेज। ठीक, 3 कैटेगरी है। एक होता है माइक्रो, स्मॉल, मिडिल। पहले क्या होता था कि हम इन उद्यमों में जो पैसा निवेश करते थे उसके आधार पर इसको क्लासिफिकेशन किया जाता था। यहां तक कि जो मैन्युफैक्चरिंग करते थे, वस्तु बनाते थे, उन कंपनी को अलग कैटेगरी में, और जो सर्विस प्रोवाइड करते थे उनको अलग कैटेगरी में। लेकिन 2018 में ये मैन्युफैक्चरिंग सेवा को तो समाप्त कर दिया, एक ही कैटेगरी रखी और टर्नओवर को आधार बनाया। आप पूछ रहे हैं कि टर्नओवर क्या होता है सर? तो टर्नओवर होता है, मैं मान लीजिए कि मैं इस कंपनी का मालिक हूं और एक साल में मैं 5 लाख रुपए का पेन बेचा, तो यह हुआ कंपनी का टर्नओवर। इसे आप रेवेन्यू भी बोल सकते हैं, लेकिन टर्नओवर रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता, कंफ्यूजन ना हो। हमने 5 लाख रुपए के पेन बेचे हैं और इसमें 3 लाख रुपए खर्चा आया है, तो इसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन टैक्स कहां लगता है? ग्रॉस प्रॉफिट पर नहीं। 2 लाख में से कुछ और भी खर्चे होंगे, उसको भी निकालने के बाद बचेगा, जो बचेगा, माना कि 50,000 निकाल दिया तो बचा 1.5 लाख रुपए, इसको कहेंगे नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट पर ही टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, तो जरा शब्द क्लियर हो। टर्नओवर का मतलब होता है कि कितने का एक साल में कंपनी ने उत्पाद बेचा, कितना उसको पैसा मिला, रेवेन्यू। ये प्रॉफिट नहीं है। 5 लाख, इसको बनाने में खर्चे भी लगे होंगे, तो मैं सारा खर्चा काटता हूं। शुरुआती जितने खर्च हमको दिख रहे हैं प्रथम दृष्टया 3 लाख रुपए, तो मैं घटा दिया। 5 लाख माइनस 3 लाख तो 2 लाख हुआ। इसको मैं ग्रॉस प्रॉफिट बोलूंगा, सकल लाभ बोलूंगा। लेकिन 2 लाख के ऊपर टैक्स नहीं। टैक्स किस पर लगेगा? कुछ अदर, जैसे कि मान लीजिए कंपनी शुरू करने में लोन लिया था, उसका किस्त चुकाता हूं, ब्याज चुकाता हूं, तो क्या है, उसको भी माइनस करिए। ठीक है, तो कहने का मतलब उसको माइनस करा तो जितना बचा नेट प्रॉफिट पर ही टैक्स दिए जाता है। तो हमने कहा कि 2018 में केवल टर्नओवर को आधार बनाया गया था, लेकिन इस बार क्या किया गया है? निवेश तथा टर्नओवर दोनों को आधार बनाया गया है। तो मूलभूत एक समझ रखें, बाकी बस मैं दिखाऊंगा कि कितना कितना करोड़ रखा गया है, आगे इसी में लिखा हुआ है सब। तो अब क्या है? अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और सर्विस वाली कंपनी अलग अलग नहीं है, सब एक ही है। लेकिन हां, 2 आधारों पर डिसाइड होगा कि कौन है माइक्रो, कौन है स्मॉल, कौन है मिडिल। ये चीज है। खनिज क्षेत्र का वाणिज्यीकरण, इसका मतलब क्या है? खनिज क्षेत्र का वाणिज्यीकरण, जैसे मान लीजिए कि पहले क्या होता था, सरकारी कंपनी ही ज्यादातर खनिजों को निकालती थी, सरकारी क्षेत्र में होता था। अब क्या हुआ? बाद में कैप्टिव माइनिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया। कैप्टिव माइनिंग किसको कहते हैं? कैप्टिव का मतलब है कि मान लीजिए कि एक्स कंपनी है और उसका अपना विद्युत उत्पादन केंद्र है, तो उसको दिया जा सकता है माइन कोयला खनन करने के लिए, क्योंकि वो अपने पर्पज के लिए कोयला निकालेगी। तो इसको कैप्टिव बोलते हैं। लेकिन हमारे देश में ज्यादा कोयला हम लोग नहीं निकाल पा रहे थे और विदेशों से आयात करते थे। ऐसे इसीलिए सरकार ने चेंज क्या किया कि कोई व्यक्ति जो चाहे वो माइनिंग में आ सकता है, कोयला निकाल सकता है। ठीक है, वो सरकार को रेवेन्यू देगा ताकि बड़े पैमाने पर कोयले खदान से कोयला निकाला जा सके और विदेशों पर निर्भरता कम हो सके। तो इसी को कहते हैं कोयले का वाणिज्यीकरण। यानी आप प्राइवेट आदमी हैं, आप इच्छुक हैं, आप आइए,
कोल खदान में कोल खदान बोली के द्वारा प्राप्त करिए, नीलामी के द्वारा, ऑक्शन, और आप कोयले का निकालिए और अपना बिजनेस करिए, सरकार को रेवेन्यू दीजिए। तो ये रहा कोयले का, खनिज क्षेत्र का वाणिज्यीकरण। कृषि और श्रम सुधार, आप देखिए कृषि में और श्रम में सुधार है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण। अभी देखिएगा कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं उनमें विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश करने की नीति सरकार अपनाती है। तो एक छोटा सा प्रश्न कि विनिवेश की नीति कब से लाई गई? विनिवेश की नीति 1991 में जब एलपीजी मॉडल्स की शुरुआत होती है तो माननीय मनमोहन सिंह जी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया। अब सवाल उठता है कि सर विनिवेश क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो देखिए, ये कोई सरकारी कंपनी है, माना कि 500 करोड़ रुपए से हमारी सरकार ने कंपनी बनाई और 100% इसका ओनरशिप, स्वामित्व हमारी सरकार के पास है, ठीक। लेकिन अब सरकार सोच रही है कि सरकारी कंपनी का कुछ हिस्सा, शेयर हम निजी क्षेत्र में बेच देते हैं और बेचकर पैसे प्राप्त करते हैं। तो मान लीजिए इस कंपनी का 20% हिस्सा, 20% हिस्सा अब बेचा जा रहा है, ठीक। बेचेंगे तो पैसे मिलेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं, सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का एक हिस्सा निजी क्षेत्र को बेचकर पूंजी वापस प्राप्त करती है। इस प्रक्रिया को विनिवेश कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, विनिवेश कहते हैं। इससे क्या हुआ? इससे हुआ कि सरकार की जो 100% की हिस्सेदारी थी घटकर 80% हो गई, 20% प्राइवेट को बेच दिया। इससे सरकार को कुछ पैसे मिल गए। इस पैसे से सरकार चाहे तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दे, सड़क बना दे, बिजली के उत्पादन में लगा दे, स्कूल, बिल्डिंग, हॉस्पिटल बना दे, जो भी है। तो इससे सरकार के पास एक फंड उपलब्ध हो गया और प्राइवेट 20% का हिस्सेदार हो गया। अब सवाल उठता है कि दो चीजें, ये जो विनिवेश किया गया दो तरीके से होता है। एक को कहते हैं हम रणनीतिक विनिवेश, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, और दूसरे को कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश बोलते हैं, प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। इसका मतलब हुआ, पहले वाले का मतलब हुआ कि इस कंपनी का एक बड़ा हिस्सा किसी टाटा, रिलायंस, अदानी, किसी भी को हिस्सा बेच दिया गया और यहां तक कि इस कंपनी को चलाने की भी जिम्मेदारी उसी को दे दी गई। लो तुम ही चलाओ। एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लीजिए कि 40% हिस्सा दे दिया, 40% हिस्सा दे दिया, पैसे ले लिए, जबकि कंपनी को चलाने का जिम्मेदारी उसी को दे दिया। ठीक है, आप पूछेंगे ऐसा क्यों सर? 60% की मालिक सरकार है तो उसको क्यों दे दिया चलाने को? इसलिए कि अगर नहीं देंगे तो वो निवेश नहीं करेगा,
वो नहीं खरीदेगा। क्यों? आप चलाओगे, आप मूर्खता करोगे तो उसका भी पैसा फंस जाएगा। इसीलिए सरकार प्रबंधन का भी दायित्व, मैनेजमेंट का दायित्व भी उसी को दे देती है कि तुम ही चलाओ, प्रॉफिट जनरेट करो और मेरे 60% पर मुझे मुनाफा दे देना। ठीक है, तो इसको कहते हैं रणनीतिक, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, और इसको क्या कहेंगे? स्ट्रैटेजिक पार्टनर कहेंगे। दूसरा क्या है? इस कंपनी को स्टॉक की शेयर मार्केट में, वैसे तो शुरू में प्राइमरी मार्केट में ले जाते हैं, बाद में सेकेंडरी मार्केट में ले जाते हैं, वो मैं डिटेल से बताऊंगा। यानी इतने समझ लीजिए कि शेयर मार्केट में इस कंपनी का शेयर दर्ज कराई जाती है और बेची जाती है, हम और आप खरीदते हैं, इस तरह से सरकार को पैसा मिलता है। ठीक है, तो सरकारी कंपनी का शेयर मार्केट के थ्रू बेचा जाना, शेयर्स को बेचा जाना, ये भी एक तरीके का विनिवेश है, आईपीओ के थ्रू। ठीक है, पहली बार जब आम जनता को शेयर जारी किया जाए तो इसको आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। तो दो तरीके से विनिवेश होता है। ठीक है, लेकिन एक शब्द, ये तो मैं सिखाया आपको विनिवेश। ठीक है, अब दूसरा शब्द सिखा रहे हैं निजीकरण। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। अगर इस सरकारी कंपनी का 51%, 51% एंड अबव शेयर, हिस्सा किसी कंपनी को बेच दिया जाए तो इसको प्राइवेटाइजेशन कहेंगे, क्योंकि अब मेजॉरिटी शेयर किसके पास है? उस प्राइवेट पार्टी के पास है। मेजॉरिटी शेयर किसके पास है? प्राइवेट पार्टी का। इसको निजीकरण कहते हैं। ठीक है, या तो 100% बेच दिया जाए पूरी तरह से, तो यह है निजीकरण। लेकिन एक तीसरा शब्द भी आया है जो डायलेमा क्रिएट कर रहा है, वो क्या है? संपत्ति का मुद्रीकरण। सरकारी संपत्ति का, गवर्नमेंट सरकारी संपत्ति का मुद्रीकरण, मोनेटाइजेशन बोलते हैं। मोनेटाइजेशन बोलते हैं। ये क्या है मोनेटाइजेशन? मुद्रीकरण क्या है? मैं अगले पेज पे लेता हूं। सरकारी संपत्ति का मुद्रीकरण इस बार के बजट में खूब चर्चा रहा। ठीक है, विनिर्माण से कैसे अलग है सर? ए, कौन सी चीज? थोड़ा थोड़ा लिखिएगा और स्पष्ट हो जाए। विनिर्माण से कैसे अलग है सर? ए, थोड़ा मुझे एक कुछ क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा और लिख दीजिए तो मैं बताता हूं। अंकित जंगीद, वेलकम, आपका स्वागत है। चलिए, कैसे अलग है वही मैं बताने जा रहा हूं। अगर आप देखिए, जैसे मान लीजिए यह लिखा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसने क्या किया है? बहुत सारे सड़कें बनाई हुई है। तो एक सड़क मान लिया कि यह 100 किलोमीटर की एक सड़क है जो NHAI ने अपने पैसे लगा के पूरे करे हैं, कंप्लीट हो चुका है, चल रहा है, 1 साल बीत चुका है। 1 साल बीतने का मतलब आप समझते हैं क्या है? यह पता है कि यहां से कितनी गाड़ियां गुजर रही हैं, यहां पर टोल टैक्स कितना वसूला गया, यह भी पता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यानी NHAI क्या करेंगे? इस सड़क को रीट्स के माध्यम से, इनविट्स बोलेंगे और रीट्स बोलेंगे, दो शब्द होता है। इनविट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कंपनी, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट
कंपनी, इनविट्स बोलते हैं। और सेम कंसेप्ट होता है रिट्स, बोलते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कंपनी। ठीक है, ये रियल एस्टेट का मतलब आप समझते ही हैं, जमीन, मकान, बिल्डिंग्स हैं उनके लिए है, मॉल्स हैं, ऑफिसेस है, उन सब के लिए होता है। और ये है इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क है, बंदरगाह है, हवाई अड्डा है, पाइपलाइन है। ठीक है, इसके लिए इनविट्स होता है। अब ये जो सड़क है, मान लीजिए इसको मैं एग्जांपल बना रहा हूं 500 करोड़ रुपीस में इनविट्स के दायरे में डाल दिया गया और स्टॉक एक्सचेंज से यूनिट बेचा जाएगा। मान लीजिए एक यूनिट बराबर 50,000 आजकल हो रहा है, 1 लाख मान लिया, 1 लाख रुपए। अब हमारे पास 2 लाख रुपए है, तो मैं 2 यूनिट खरीद लूंगा, 2 यूनिट खरीद लूंगा। इस तरीके से 500 करोड़ रुपए हम सब लोगों ने जुटाकर इनको दे दिया NHAI को। और इस रोड पर अब जो गाड़ियां दौड़ेंगी और जो टोल कलेक्ट होगा वो हम लोग को मुनाफे के रूप में मिलेगा। ठीक है, फायदा क्या हुआ और ऐसा क्यों कर रही है सरकार, वो भी समझ लीजिए। अगर सरकार नई सड़क बनाने जाती तो उसको पैसे की जरूरत पड़ती, तो उधार लेना पड़ता। एक तो वैसे ही उधार बढ़ गया है, पैंडेमिक के दरमियान राजकोषीय घाटा काफी बढ़ गया है। 3.5% बोले थे और जाके टिका कितना, 9.5% पर। इस बार भी होना चाहिए 3%, 3.5%, हुआ कितना, बोली कितना है, 6.8% ऑफ GDP। पता नहीं साल बीतने पर कहां टिकेगा। अभी तो सरकार ने बोला है कि मैं 6.8% घाटा करूंगा। ठीक है, लेकिन अब फाइनल कहां रहता है वो तो समय बताएगा। तो ऐसे में सरकार उधार लेकर के नए प्रोजेक्ट नहीं चला सकती थी। एक पॉइंट तो आप कह रहे हैं कि छोड़ देते सर, प्रोजेक्ट चलाने की जरूरत क्या है। अगर प्रोजेक्ट नहीं चले, सड़क नहीं बने, तो लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, कंपनी के प्रोडक्ट का डिमांड कैसे होगा, तो सब ठप पड़ जाएगा। अभी तो और सबको रोजगार देने की जरूरत है और कंपनी को प्रमोट करने की जरूरत है। तो तीसरा तरीका यही बचा कि ठीक है, इस कंपनी को मोनेटाइज कर दिया जाए, मुद्रीकृत कर दिया जाए, यानी 500 किलोमीटर की सड़क को 500 करोड़ रुपए के मौद्रिकृत फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और हम और आप यूनिट के रूप में निवेश कर रहे हैं और 500 करोड़ रुपए मिल गया NHAI को, 500 करोड़ रुपए मिल गया NHAI को। अब क्या करेगी, इस 500 करोड़ से NHAI एक दूसरी सड़क बनाना शुरू करेगी, यानी देश में सड़क निर्माण जारी रहेगा, फंड की समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो सरकार इसी तरीके से 2.5 लाख करोड़ रुपए अलग अलग प्रोजेक्टों को मुद्रीकरण करके, मोनेटाइज करके फंड जुटाना चाहती है। तो यह है मोनेटाइजेशन। ठीक है, सरकार की एसेट का मोनेटाइजेशन। आप देखिए कि गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसने पाइपलाइन का जाल बिछाया हुआ है जगह जगह। तो उस पाइपलाइन को, ट्रांसमिशन लाइन को का मुद्रीकरण कर रहे हैं, यानी कि जो बना है उसको इसी तरीके से मान लिया कि 500 किलोमीटर की जो गैस पाइपलाइन है उसको 5,000 करोड़ में रिट्स को दे दिया गया। हम और आप पैसे लगाएंगे और 5,000 करोड़ रुपए मिल जाएगा किसको, गेल को मिल जाएगा। उससे वो नया पाइपलाइन दूसरे क्षेत्रों में लगाएगी जहां नहीं बना है, और इस पाइपलाइन से जो किराया वसूल होगा वो हम सबको मिलेगा जो हम निवेश करेंगे। तो ये बेचना नहीं हुआ, ये प्राइवेट को बेचना नहीं हुआ, इसमें केवल ये है कि आपको 30 वर्ष के लिए एक या फिक्स टाइम के लिए ये दिया गया, और ताकि जो है कि
आप पैसा लगाइए और अपना पैसा निकालिए, पैसा आपका निकल जाएगा, फिर वो एसेट जो है सरकार की ही रहेगी। और लोग क्या कर रहे हैं, सरकार ने बेच दिया। ये बेचना नहीं हुआ, इसको एसेट मोनेटाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है वो सही सही जानिए। तो एक शब्द मैंने लिखा था इनविट्स, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उपयोग होता है, 2015 से आया है नया कॉन्सेप्ट। और रिट्स क्या होता है, रियल एस्टेट के लिए, अचल संपत्ति के लिए, यानी कि मॉल्स हैं, ऑफिसेज हैं, शॉप्स बने हुए हैं। ठीक, इसको भी एग्जांपल लेते हैं, सिखाते हैं। देखिए, मान लीजिए ये मॉल है, 200 करोड़ रुपए इस मॉल में लगा हुआ है। किसी ने बना दी मॉल, ठीक, अगर मैं यहां सरकार न भी मानूं तो किसी ने बना दी मॉल 200 करोड़ की। अब उसके पास तो पैसा है नहीं कि दूसरा मॉल बनाए, और हर आदमी मॉल तो बना नहीं सकता है। लेकिन हां, हर आदमी के पास 50,000 1 लाख रुपया है, बहुतों के पास है, वो जो निवेश कर सकते हैं। तो क्या किया कि इस 200 करोड़ को जो है यूनिट बना दी। यूनिट बने, एक टुकड़ा में 50,000 1 लाख रुपए का बना दिया। एक यूनिट माना कि 50,000 रुपए का है। ठीक, अब मेरे पास 1 लाख रुपया है, तो मैं क्या करूंगा, 2 यूनिट खरीद लिया। आपके पास 2 लाख रुपए है, आप 4 यूनिट खरीद लीजिए। इस तरीके से हम सब लोगों ने पैसे दिए, 200 करोड़ इनका पैसा क्लियर हो गया। ये जाकर दूसरा मॉल बना रहे हैं, और हम सब इस मॉल से आने वाले इनकम को प्राप्त करेंगे अपने निवेश के, अपने पैसे लगाने के बदले में। तो जितना मैं लगाया रहूंगा उसके हिसाब से हमको मिलेगा। मान लीजिए 1 यूनिट पर 5,000 रुपया प्रॉफिट आया, तो जिसके पास 10 यूनिट है उसके 10 के हिसाब से मिलेगा, जिसके पास 2 है तो 2 के हिसाब से मिलेगा। ये इस मॉल का किराया आएगा ना, तो इस मॉल से जो किराया आएगा वही तो जो पैसा लगाया है उनका प्रॉफिट है, उनका पैसे पर रिटर्न है। इस तरीके से क्या होगा कि छोटे छोटे बचते जो लोगों के पास हैं उन सबको मोबिलाइज किया जा सकेगा, और देश में कंस्ट्रक्शन वर्क तेजी से बढ़ सकेगा, निर्माण का काम तेजी से बढ़ सकेगा। और नहीं तो ये जो पार्टी थी 200 करोड़ लगाकर चुप से बैठ जाती, जब कुछ सालों में इसके पास फिर पैसा जमा होता तो मॉल बनाती। लेकिन अभी क्या है, इस तरीके से तुरंत इसको पैसा मिल जाएगा। तो ये होता तब है जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, तब उसका जो है मोनेटाइज किया जाता है, तब उसको इन्विट्स और रिट्स के अंदर लाया जाता है। ये नहीं कि आप पैसा दीजिए हम चल रहे हैं बनाने, नहीं, आप बना के रखे हो तो हम उसमें पैसा लगाएंगे, ताकि कल से हमको उस पर रिटर्न मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, चलिए अच्छा, भुवनेश शर्मा जी, विनिर्माण से कैसे विनिवेश अलग है? विनिर्माण अलग चीज है और विनिवेश अलग चीज है। मैं आपको बता रहा हूं, विनिर्माण का जो अंग्रेजी शब्द है, विनिर्माण की अंग्रेजी शब्द से सीखिए मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, और विनिवेश इसकी अंग्रेजी शब्द है डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक और शब्द मैं ले लेता हूं, कहीं बाद में आपको कंफ्यूजन आएगा। तो निर्माण, इसकी अंग्रेजी शब्द है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब मैं तीनों को अलग अलग क्लियर करता हूं। मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण, कंस्ट्रक्शन और विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलिए जैसे कारखाना है और यहां पर कच्चे माल की सहायता से
नित्य नए वस्तु का उत्पादन। ठीक है, कोई कारखाना है, उसमें मैं प्लास्टिक लाया, मैग्नेट लाया और सब जोड़ जाड़ करके मैं ये मार्कर पेन बना दिया। ये है मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण, कंपनी जिसको कहते हैं, कारखाना जिसको कहते हैं आप। ठीक। दूसरा देखिए, निर्माण का मतलब होता है, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि सड़क बन गई, एक बार रेल की पटरी बिछा दी गई, हवाई अड्डा बना दिया गया, बंदरगाह बना दिया गया। इसमें रोज नए नए उत्पाद नहीं निकलते हैं, वन टाइम क्रिएशन, कंस्ट्रक्शन होता है। इन चीजों को हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन। आप बोलते हैं वह कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, मतलब वह बिल्डिंग बना रहा है, वह जो है हवाई अड्डा बना रहा है, वह बंदरगाह बना रहा है, वह रेल लाइन बिछा रहा है। तो ये सब क्या है? कंस्ट्रक्शन है। यहां तक कि कारखाने का जो ऊपर का ढांचा होता है, शेड बोलते हैं आप, वो किसका विषय है? कंस्ट्रक्शन का विषय है। तो ये रहा निर्माण, बोलते हैं इसको, लिखा है निर्माण। ठीक है, जैसे मॉल है, हवाई अड्डा, बंदरगाह, ये सारी चीजें कंस्ट्रक्शन की। और विनिवेश क्या है? सरकार की कोई कंपनी है, सरकार इसकी मान लीजिए कि 500 करोड़ लगा करके इस कंपनी को बनाई थी और 100% सरकार इसकी मालिक थी। अब क्या किया उसने? इस कंपनी का ओनरशिप में से कुछ हिस्सा आपको बेच दिया। माना कि इसमें से 20% आपको बेच करके, भले ही इसने 500 करोड़ को बनाई थी, लेकिन आपको 20% बेचा 200 करोड़ में। 200 करोड़ में आप 20% के मालिक हो गए 200 करोड़ दे करके। ठीक है, तो इसको कहते हैं विनिवेश। उसने 20% बेचकर 200 करोड़ रुपए कमा लिए, तो यह है विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, पिक्चर क्लियर है? भुवनेश शर्मा जी, विनिर्माण से कैसे विनिवेश अलग है? पिक्चर क्लियर हो गया हो तो एक बार लिख दीजिए, हमें भी समझ में आएगा कि हमारी बातें आप तक पहुंच रही हैं, समझ आ रहा है। पिक्चर क्लियर है? बताइए। चलिए, तो विनिवेश शब्द आपको समझ में आया होगा। दो तरीके से, रणनीतिक विनिवेश और आईपीओ के द्वारा विनिवेश। सरकार इस साल 1,75,000 करोड़ रुपए विनिवेश के द्वारा जुटाना चाहती है। ठीक है, और उसमें भी क्या बोल रखी है, यहां पर प्रश्न आपके बनेंगे ऐसे ही राजस्थान के, कि 2021-22 के बजट में सरकार का विनिवेश से कितना प्राप्त करने का लक्ष्य है? तो 1,75,000 करोड़। और उसमें भी बांट रखा है कि 75,000 करोड़ रुपए सरकारी कंपनियों के विनिवेश से और 1,00,000 करोड़ रुपए लाएंगे किससे? 2 बैंकों के और एक बीमा कंपनी के, साधारण बीमा कंपनी के शेयर बेच करके, मतलब इसको प्राइवेटाइज करके प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, तो 1,75,000 करोड़ रुपए का 2021-22 में लक्ष्य है, जिसमें से 75,000 करोड़ सरकारी कंपनी के और 1,00,000 करोड़ रुपए जो है 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और एक सार्वजनिक क्षेत्र के साधारण बीमा कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी को बेच करके प्राप्त करने का लक्ष्य इस बजट का है। ठीक है, चलिए।
यहां से ये शुरू होता है 2021-22 के बजट प्रस्ताव में 6 स्तंभों पर आधारित है। तो आपके आरपीएस में, राजस्थान पीसीएस में पूछा जा सकता है कि 21-22 के बजट में कितने प्रस्ताव दिए गए, 4, 6, 8, 10, तो 6 प्रस्ताव दिए गए। ठीक है, 6 प्रस्ताव दिए गए। वो कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी और संरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, नव प्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। ठीक है, अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है समझने वाली चीज, आकांक्षी भारत क्या है? आकांक्षी भारत क्या है? ठीक है, के लिए समावेशी विकास, थोड़ा शब्द सीखिएगा। आकांक्षी भारत का मतलब है, आप देखिए कि 2018 में वर्तमान सरकार यानी मोदी जी के द्वारा इस योजना की शुरुआत हुई, आकांक्षी भारत, एस्पायरेशनल इंडिया बोलते हैं। इसमें शुरू में 115 डिस्ट्रिक्ट्स, जिला का चयन किया गया। पर्पज क्या था? पर्पज क्या था कि जो देश का औसत विकास स्तर है, एवरेज विकास का स्तर है, उससे नीचे वाले जिले, उससे कम विकास स्तर पर चलने वाले जिला को इसके अंदर शामिल किया गया और उसमें विशेष पहल करके उनका विकास सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। ठीक है, मान लीजिए कि कुछ ऐसे जिले हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर जितना विकास का स्तर है, औसत जो स्तर है, उससे भी वह नीचे विकास के स्तर पर हैं, तो उनके विकास के लिए 2018 में एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया गया और इस पर विशेष केयर किया जा रहा है। इस बार थोड़ा सा ये चर्चा में इसलिए था कि इस पर यूएनडीपी के द्वारा कमेंट किया गया था कि यहाँ पर ठीक से प्रयास नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर प्रशिक्षित लोगों को लगाने की आवश्यकता है, तब जाकर के यहाँ की स्थिति जब तक नहीं सुधरेगी तब तक आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में HDI की पोजीशन नहीं सुधरेगी, MPI की पोजीशन नहीं सुधरेगी। तो इसलिए ये चर्चा में था। तो यहाँ कोई भी क्वेश्चन बन सकता है कि एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बारे में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कमेंट किया? तो यूएनडीपी के द्वारा कमेंट किया गया। और एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या है, वो कब शुरू किया गया? 2018 में। ठीक है, चलिए हाँ, भुवनेश शर्मा जी, निर्माण और विनिर्माण में, विनिर्माण का मतलब होता है कारखाना, जहां पर मैं कच्चा माल ले आता हूं और उस कच्चे माल की सहायता से कोई नई वस्तु बनाता हूं, इसको कहते हैं विनिर्माण। इसको कारखाना कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। लेकिन यहां रोज नित्य नए वस्तु बनाए जाते हैं कच्चे माल की सहायता से। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन होता है, निर्माण होता है, उसमें क्या है, आप एक बार में रोड कंप्लीट कर दिए, बात खत्म। आप एक बार में हवाई अड्डा बना के तैयार कर दिए, बात खत्म। ठीक है, बंदरगाह बना दी, वहां पर बिजनेस होने लगा, तो इसको निर्माण कहते हैं, कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो जहां निरंतर कच्चे माल की सहायता से नए नए उत्पाद बनते हों, उसको कारखाना या विनिर्माण कहते हैं। और जहां एक बार उपयोग लायक ढांचा बना दिया जाए तो उसको हम जो है निर्माण कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर? चलिए, आज क्लास यहां तक हो रही है और समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे और कल जो है कि टॉपिक लेकर के डिस्कशन शुरू करेंगे। ठीक है, आज हमने पूरे आपके सिलेबस पर डिस्कशन किया, बताया, जोड़ने की कोशिश की, इकॉनमी में आपका इंटरेस्ट पैदा करने की कोशिश की। मेन चीज होता है कि क्या हमको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से सीखना है। ये मंजिल पहले दिन जब तय हो जाती है तो दूसरे दिन से व्यवस्थित तौर पर पढ़ाई शुरू हो जाती है। मैं अगर आज ही कोई चैप्टर शुरू कर दिया होता
तो इससे जो है आपका एक उलझन टाइप की होती कि ये चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है, कैसे कैसे होगा। ठीक है, वो हमेशा बीच बीच में क्वेरीज आते रहते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं 11 बजे अपने टाइम पर और फिर हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे।